जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि आखिर संविधान क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि आखिर संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में, मतलब प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसके बारे में पढ़ेंगे और यहीं से हमारी संविधान की एक्चुअल क्लास शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना आखिर क्या है। तो प्रस्तावना को समझने के लिए हम क्या इसको कुछ टॉपिक में डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर प्रस्तावना का अर्थ क्या है। आखिर प्रस्तावना का अर्थ क्या है। फिर हम देखेंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। पहले हम इसका अर्थ देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसका महत्व क्या है। महत्व के बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, तो मतलब संविधान का भाग है या नहीं है, संवैधानिक स्थिति ये देखेंगे। और फिर हम लास्ट में देखेंगे इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं के बारे में जानेंगे। इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे कि आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं संविधान की यहाँ पर प्रस्तावना की विशेषताएं। ठीक है, तो हम इन शब्दों में समझेंगे। तो विशेषताओं में हम जैसे देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहाँ पर लोकतांत्रिक, इन सब विशेषताओं को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं आखिर संविधान की प्रस्तावना आखिर क्या है। जैसे आप देखते होंगे संविधान की प्रस्तावना ठीक उसी प्रकार से है जैसे कोई भी किताब है। किताब का जो शुरुआत में, किताब के स्टार्टिंग में उसकी प्रस्तावना दी होती है, मतलब उसका सारांश दिया होता है। कोई भी किताब देख लेंगे आप, जो भी अच्छी स्टैंडर्ड किताब है, उसको जैसे ही आप शीर्षक को पढ़ेंगे उसका जो प्रस्तावना होती है, उसका जो वो रहता है सारांश, उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको उसकी पूरी पृष्ठभूमि मन में तैयार हो जाएगी कि आखिर इस किताब में आखिर इसके बारे में क्या लिखा है। जो जो उस किताब के प्रस्तावना में होगा आपके मन में पूरा माइंड पे बच जाएगा कि किसके बारे में बोल रहा है, किताब किसके बारे में है। जैसे आप देखते होंगे मूवी में जैसे मान लो कोई मूवी है बदले की आग। ठीक है, अब ये मूवी है बदले की आग। तो अब इसमें क्या है, आपको एक बार मूवी का टाइटल बता दिया कि ये क्या है, बदले की आग, मतलब इसमें बदला ही इसमें दिखाया जाएगा। ऐसे क्या है, संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या है, संविधान की का जो सारांश है वो दिखाता है। आखिर प्रस्तावना में हमको ये पता चल जाता है क्या कि संविधान क्या बोलना चाहता है। संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं का जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण को दिखाता है कि संविधान निर्माता भारत को किस प्रकार का संविधान देना चाहते थे। भारत के संविधान निर्माता किस प्रकार भारत को संविधान देना चाहते थे। और यहां पर संविधान निर्माता का जो उद्देश्य है, उद्देश्य बताता है कि आखिर संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है और संविधान किस प्रकार से हमारा होना चाहिए ताकि हमारा देश प्रगति कर सके। जो संविधान की प्रस्तावना है संविधान निर्माताओं के सोच और उनकी अभिलाषाओं को दिखाता है। जो संविधान की प्रस्तावना है, जो संविधान निर्माता की सोच है और उसकी अभिलाषाएं हैं, उन अभिलाषाओं को दिखाता है। तो ये संविधान की प्रस्तावना में निहित है। अब अगर हम यहां पर देखें संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले बात आती है कि इसका अर्थ, आखिर इसका अर्थ क्या है। तभी हम यही बता रहे थे कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। संविधान की प्रस्तावना का अर्थ यह है कि संविधान का ये दर्शन है, संविधान को किन उद्देश्यों को लेकर संविधान का निर्माण किया गया, उन उद्देश्यों को बताता है संविधान। तो यहां पर इसकी परिभाषा और अर्थ लिख लीजिए। जैसे यहां पर अगर देखा जाए, एक मिनट रुकना थोड़ी, जैसे जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया।
उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये क्या है, पेश किया गया। फिर इसको कुछ संशोधन के बाद जब एक महीने बाद करीब 22 जनवरी 1947 को, कब 22 जनवरी 1947 को जब इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और इसके अनुसार जब संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, इसके बाद प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया। मतलब क्या है, जो उसका संविधान का प्रारूप है, प्रारूप के बाद संविधान का यहां पर प्रस्तावना स्वीकार कर ली गई। तो पहले बात यह आती है कि संविधान का प्रारूप हो गया, इसके बाद प्रस्तावना को स्वीकार क्यों किया। जैसे क्या है, कोई किताब होती है, तो कोई किताब है, किताब में क्या लिखा है, पूरी किताब को पढ़ने के बाद हम उसका समरी निकालते हैं कि आखिर इस किताब में इसका सारांश ये है। इसी प्रकार संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या हुआ था कि जैसे ही प्रस्तावना का बता रहे थे, तो वहां पे उन लोगों ने पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया, उसके बाद प्रस्तावना को वहां पर शामिल किया, ताकि प्रस्तावना का जो यहां पर संविधान का जो दर्शन है, संविधान का जो उद्देश्य है और उसके जो प्रावधान है, उसका सार संग्रह हो जाए। उसका सार संग्रह क्या है, प्रस्तावना है। ठीक है। और जो संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण है, वो संविधान यहां पर प्रस्तावना में दिखा गया है। और ये संविधान की जो मूल भावना है, संविधान की जो भावना है, उसको दिखाता है। तो यहां पर आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए कि संविधान का प्रस्तावना की परिभाषा एवं अर्थ। यहां पर पहले हेडिंग डाल लीजिए, प्रस्तावना की परिभाषा एवं अर्थ। ठीक है। तो यहां पर पहले हेडिंग डाल लीजिए कि आखिर प्रस्तावना की परिभाषा क्या है और उसका अर्थ क्या है। तो प्रस्तावना की परिभाषा एवं अर्थ, तो इसको पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, समझा दिया गया है प्रस्तावना क्या है, तो इसको लिख लीजिए आप। जैसे पहला पॉइंट, 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए और 22 जनवरी 1947 को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए और 22 जनवरी 1947 को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किए गए, कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किए गए उद्देश्य संकल्प के आधार पर। उद्देश्य संकल्प जैसे क्या है, उद्देश्य संकल्प, उद्देश्य संकल्प के आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार होने के बाद, उद्देश्य संकल्प के आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार होने के बाद प्रस्तावना को शामिल किया गया। संविधान का प्रारूप तैयार होने के बाद प्रस्तावना को शामिल किया गया। ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे दूसरा पॉइंट, संविधान के प्रारूप पर अंतिम निर्णय लेने के बाद, संविधान के प्रारूप पर अंतिम निर्णय लेने के बाद प्रस्तावना इसलिए शामिल कर दी गई, संविधान के प्रारूप पर अंतिम निर्णय लेने के बाद प्रस्तावना इसलिए शामिल कर दी गई ताकि संविधान में लिखित दर्शन, संविधान में निहित दर्शन, जो संविधान का दर्शन है, तो संविधान में निहित दर्शन, उसका उद्देश्य, संविधान में निहित दर्शन, उसका उद्देश्य एवं संबंधित प्रावधानों का सार संग्रह, संबंधित प्रावधानों का सार संग्रह, क्या सार और संग्रह, तो संबंधित प्रावधानों का सार संग्रह तैयार किया जा सके। मतलब क्या है कि जैसे ही संविधान की प्रारूप जब तय हुआ, उसके बाद संविधान की प्रस्तावना इसमें शामिल कर दी गई। ये क्यों शामिल कर दी गई,
ताकि संविधान में जो लिखित दर्शन है उसका, संविधान का, और उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य के बाद इसमें जो उसके प्रावधानों का जो सार संग्रह है, समरी है, उसको तैयार किया जा सके। इसलिए क्या है, संविधान की प्रस्तावना में इसको बाद में शामिल कर दिया गया। अब जो 1984 में जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी थोड़ा लिखना बंद कर दीजिए, 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना पर अपना मत रखते हुए यही बात बोली जो अभी हमने आपको लिखवाई है। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रस्तुतिकरण है। दृष्टिकोण का स्पष्ट क्या है, दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, संविधान, यहां पर प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रस्तुतिकरण है। मतलब जो संविधान निर्माता थे वो क्या दृष्टिकोण रख रहे थे संविधान का निर्माण करते समय, उनको दिखाता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट लिख लीजिए। चौथा पॉइंट, यह जनता की इच्छाओं, यह जनता की इच्छाओं और यह जनता की इच्छाओं और भारत की सामाजिक, यह जनता की इच्छाओं, भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, यह भारत की जनता की इच्छाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मूल्यों का संग्रह है। ये क्या है, जो जनता की इच्छाएं हैं, जो जनता की इच्छाएं हैं और भारत के जो सामाजिक मूल्य हैं, भारत के जो सामाजिक मूल्य, मूल्य कौन कौन से हैं, जैसे मूल्य कौन कौन से हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक मूल्यों का संग्रह है। क्या, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक मूल्यों का संग्रह है। तो अभी तक हमारे 4 पॉइंट लिख लिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए। जैसे संविधान निर्माताओं, संविधान की प्रस्तावना न सिर्फ संविधान के मूल ढांचे, संविधान की प्रस्तावना न सिर्फ संविधान के मूल ढांचे और आत्मा का प्रस्तुतिकरण है, बल्कि संविधान की प्रस्तावना न केवल संविधान के मूल ढांचे और भावना का प्रस्तुतिकरण है, बल्कि देश के संविधान को समझने का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना ना के मूल ढांचा और उसका जो भावना है, संविधान की जो भावना है उसको दिखाता है, बल्कि जो देश के संविधान को समझने का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ये क्या है, संविधान का संक्षिप्त विवरण है। संविधान का संक्षिप्त विवरण है, क्या क्या संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये संविधान है। अब यहां पे हमने अभी देखा कि संविधान की यहां पर क्या है, परिभाषा आप देख रहे हैं हम इसका महत्व। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, जैसे हमने लिखा था संविधान की परिभाषा एवं अर्थ। इसके बाद लिखेंगे क्या, संविधान का आखिर महत्व, इसका प्रस्तावना का आखिर महत्व क्या है। संविधान की प्रस्तावना का महत्व हम इसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका महत्व क्या है। अभी आपने जो अर्थ बताया उसी के जैसा लगभग इसका महत्व है। महत्व क्या है, जो संविधान के जो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी, प्रारूप समिति के सदस्य थे के एम मुंशी,
के मुंशी ने तो ये तक कहा था कि संविधान की प्रस्तावना है वो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। क्या है? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। मतलब क्या है? उसका भविष्य बताता है कि हमारा संविधान आखिर भविष्य में कैसा होगा, कैसा हम भारत को देखना चाहते हैं, हम अपने संविधान को कैसा देखना चाहते हैं, उनका दृष्टिकोण बताता है। क्या है? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, उसका भविष्य फल है। क्या है? संविधान की प्रस्तावना संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या है? जन्म कुंडली है। अब बात आती है कि आखिर ये संप्रभु क्या है। संप्रभु का मतलब होता है संप्रभु, जैसे संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है सर्वोच्च, मतलब आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाहरी मामलों से स्वतंत्र। आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाहरी मामलों में स्वतंत्र, ये क्या है? संप्रभु की परिभाषा। जैसे दर्शन में आप पढ़ेंगे, जैसे दर्शन आप एथिक्स में देखेंगे, संप्रभु मतलब सॉवरेन, तो इसका मतलब क्या होता है? आंतरिक मामलों से सर्वोच्च है और बाहरी मामलों से स्वतंत्र है। मतलब ये क्या है? इसको किसी का भी यहां पर अधिकार नहीं है, ये क्या सर्वोच्च है। तो ये क्या है? संविधान की प्रस्तावना संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। अब बात आती है कि लोकतांत्रिक क्या है। तो जैसे एक कहावत है, कहा जाता है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, जनता वाला है लोकतांत्रिक वाला। इसके बाद क्या है? गणराज्य, मतलब राष्ट्र की जो सर्वोच्च शक्ति है वो भी चुना जाएगी। राष्ट्र की सर्वोच्च शक्ति है, जैसे अपने यहाँ पे भारत में राष्ट्रपति हैं, तो उनका भी चुनाव होगा। तो क्या है यहाँ पर? प्रस्तावना संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, मतलब ये उसका भविष्य फल बताता है। और जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य जैसे ठाकुरदास भार्गव, संविधान सभा के सदस्य और ठाकुरदास भार्गव एवं सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जैसे इसके सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जैसे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? जैसे पंडित ठाकुरदास भार्गव और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने क्या बोला है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये तक बोल दिया था। और जो पंडित ठाकुरदास भार्गव हैं, इनने तो ये तक कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। जो ठाकुरदास भार्गव हैं, इन्हें तो ये तक कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, और साथ में जो प्रस्तावना है संविधान का आभूषण है। क्या क्या बोल दिया? कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है, और संविधान का ये उचित स्थान है जहां से पूरी संविधान का मूल्यांकन करना संभव हो जाता है। मतलब संविधान का एक उचित स्थान है जहां से संविधान का पूरा मूल्यांकन, उसका विश्लेषण करना संभव हो जाता है। और जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको देश का पहचान पत्र भी कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लीजिए, जैसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, संविधान की प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व देख लीजिए। प्रस्तावना का दूसरा पॉइंट क्या है? महत्व। दूसरा पॉइंट, तो इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए कि प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली माना जाता है, या फिर प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली माना गया है। प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली माना गया है। किसके? के.एम. मुंशी के अनुसार, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लीजिए साइड में, के.एम. मुंशी के द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए
कि संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव, संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव एवं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, क्या है उनका नाम? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। जो पंडित ठाकुरदास भार्गव हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने क्या बोला था कि यह प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है, उसी में लिख लीजिए कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने तो यहां तक कहा था, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने यहां तक कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। जो प्रस्तावना है संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, संविधान का आभूषण है और यह एक उचित स्थान है। जो प्रस्तावना है एक उचित स्थान है जहां से किसी भी संविधान का, जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है, अब तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। संविधान की प्रस्तावना को देश का पहचान पत्र भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को देश का पहचान पत्र भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट लिख लीजिए। यह देश के सभी समस्याओं के समाधान की कुंजी है। यह देश के सभी समस्याओं के समाधान की क्या है? कुंजी है। यह देश के सभी समस्याओं के समाधान की कुंजी है। तो जैसे हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, तभी तक हमने क्या देखा? संविधान की प्रस्तावना का अर्थ एवं महत्व। अगर हम संविधान की प्रस्तावना को अगर देखें, तो क्या है संविधान की प्रस्तावना? संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना को आप जब भी पढ़ेंगे तो हर एक किताब में, जैसे जो भी स्टैंडर्ड किताब है भारत में, तो उसमें संविधान की प्रस्तावना लिखी होती है। उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें लिखा रहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाला बंधुत्व बढ़ाने
बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो थोड़ी लंबी है। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम कैसे समझेंगे, आइए हम देखते हैं। इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे इंडिया का जो फ्लैग है, झंडा है तिरंगा, हम उसके रूप में इसको दर्शा सकते हैं। जैसे जो तिरंगा झंडा है, हम उसको यहां पर दर्शा सकते हैं। जैसे क्या है, हमारा जो तिरंगा झंडा है उसको हम बना लें एक बार। ठीक है, ये क्या है, हमारा तिरंगा झंडा है। ठीक है, ये हमारा तिरंगा झंडा है। ठीक है, ये हमारा तिरंगा झंडा है और इसमें 3 रंग हैं। ठीक है, 3 रंग हैं, इसमें केसरी, सफेद और हरा 3 रंग होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जैसे देखते हैं, ये क्या है, हमारा तिरंगा झंडा है और ये हमारा क्या है। अब यहां पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर जो संविधान का जो यहां पर क्या है उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य क्या है, हम इसको यहां पर देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को हम यहां पर देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है, समाजवादी के भारत के संविधान निर्माता जो थे, संविधान निर्माता संविधान को कैसा बनाना चाहते थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये संविधान निर्माताओं के उद्देश्य थे कि हमारा संविधान कुछ ऐसा हो। ये क्या है, उद्देश्य थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो क्या है, ये उद्देश्य थे। उद्देश्य क्या थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्या है, ये संविधान बनाने के उद्देश्य थे। और इसका लक्ष्य क्या था, इसके लक्ष्य को हम 3 तरफ से देख लेते हैं। जैसे पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक, दूसरा क्या हो जाएगा, आर्थिक, और ये क्या हो जाएगा, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये यहां पर न्याय लगा दो, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये क्या था, ये लक्ष्य था। ये क्या है, लक्ष्य है कि संविधान निर्माता थे, वो उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था कि भारत का जो संविधान है और जो भारत का निर्माण हो वो कैसा हो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहां पर उसकी स्थापना हो सके। और साथ में किन लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते थे, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना चाहते थे। ये क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त करना चाहते थे। और साथ में इसके जो कुछ यहां पर इसके जो प्रभाव किए बिना, इसकी जैसे सामाजिक, क्या
सामाजिक, जो मानवाधिकार के जो वातावरण है, ये मानवाधिकार का जो वातावरण है, उन वातावरण को प्रभावित किए बिना, जैसे इसका क्या है, समानता या फिर समता। हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। तो ये क्या है, इनको प्रभावित किए बिना, जैसे यहां पर क्या है, उसका जो बना होता ना, ये हमारा तिरंगा झंडा है। तो यहां पर क्या है, इनके जो लक्ष्य क्या थे, यहां पर इनके जो लक्ष्य थे, एकता एवं अखंडता। ये क्या थे, इनके अंतिम लक्ष्य थे, तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, इनको प्रभावित किए बिना अब यहां पर हम देख सकते हैं, जैसे संविधान की प्रस्तावना को अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसको हम बोल सकते हैं संप्रभु। जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसको हम संप्रभु बोल सकते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, जैसे उनका लक्ष्य क्या था, ताकि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की यहां पर स्थापना हो सके। लेकिन समता, जो नागरिकों की जो समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है और व्यक्ति की गरिमा को प्रभावित किए बिना, इनको ठेस ना पहुंचे और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को प्राप्त करें, ताकि एकता एवं अखंडता की स्थापना हो सके। ये क्या है, अंतिम लक्ष्य है। ये क्या है, अंतिम लक्ष्य है और ये क्या है, साध्य है। ये साध्य है, बाकी साधन है। तो संविधान निर्माता कुछ इस तरह से संविधान की प्रस्तावना को बना रहे थे, ठीक है। तो हम संविधान की प्रस्तावना क्या लिख सकते हैं, हम संविधान की प्रस्तावना, जैसे हमारी प्रस्तावना है, आप कोई भी किताब उठा लेंगे तो संविधान की प्रस्तावना में आखिर यह दिया गया है। जो यहां पर हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना, इसके 3 लक्ष्य थे। 3 लक्ष्य कौन कौन से थे, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मतलब इनको प्राप्त करना चाहते थे। कौन से उद्देश्य से, ताकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना हो सके। लेकिन व्यक्ति की समता, या समानता, अभी क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, हम इसको आगे क्लास में समझेंगे। जैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा, इनको प्रभावित किए बिना, इनको ठेस पहुंचाए बिना यहां पर एकता और अखंडता, जो एकता और अखंडता है, इसको प्राप्त करना चाहते थे। तो इसको लिख लीजिए, जैसे इसका लिख लीजिए थोड़ा कि प्रस्तावना, इसके बारे में पहले डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इसके बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं,
प्रस्तावना को आप किताब से लिख लेना, वहां पे लिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको हम जो लिखवा रहे हैं वो लिखिए। जैसे लिखिए कि जो प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय है। लिखिए प्रस्तावना संविधान का परिचय है। हम भारत के लोग संपूर्ण बहुत्व संपन्न, हम भारत के लोग संपूर्ण बहुत्व संपन्न देश को, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण बहुत्व संपन्न देश को समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको लोकतांत्रिक भी बोल देते हैं, लोकतंत्रात्मक भी बोल देते हैं, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य है। किसके? समाजवादी, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 3 विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। 3 विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। प्रतिबद्ध हैं मतलब बंधे हुए हैं। ये 3 लक्ष्य कौन कौन से हैं? लिख लीजिए। 3 लक्ष्य सामाजिक, 3 लक्ष्य कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये क्या लक्ष्य है? और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन लक्ष्यों की प्राप्ति, जो ये लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों की प्राप्ति स्वतंत्रता, समता, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए की जाएगी। जो ये लक्ष्य है, लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे की जाएगी? जो समता है, स्वतंत्रता है और बंधुता है और व्यक्ति की गरिमा है, इनको ध्यान में रखते हुए की जाएगी। जो ये लक्ष्य है, जब ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे तो इन प्रावधानों को ध्यान में रखेंगे कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा, इनका हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ताकि देश की स्वतंत्रता, ताकि देश की अखंडता, ताकि देश की एकता और अखंडता, ताकि देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके, ताकि देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब इसमें बात आ रही है कि इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो स्वतंत्रता में लिख लीजिए, यहां पर थोड़ा नीचे लिख लीजिए, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किसकी? विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें स्वतंत्रता है। और समता किसमें? समता में क्या क्या है? जैसे प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब समता और स्वतंत्रता क्या होता है, इसको हम आगे बताएंगे कि समता और समानता, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने अभी ये 2 टॉपिक भी कवर कर लिया। अब हम तीसरे टॉपिक पे जाते हैं कि हमारा तीसरा टॉपिक क्या था कि संविधान की प्रस्तावना की जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है। संविधान की प्रस्तावना की जो संवैधानिक स्थिति है, यहां पर तीसरा हेडिंग डाल लीजिए, संविधान की प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति। तो आखिर संविधान की प्रस्तावना की जो आखिर संवैधानिक स्थिति क्या है, इसको आप लिख लीजिए। अब तीसरी हेडिंग डाल लीजिए, संविधान की प्रस्तावना की जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है, मतलब ये संविधान का अंग है या नहीं है। तो इसके बारे में जैसे क्या है, संविधान के जो कोई भी प्रावधान है उनकी व्याख्या कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी, न्यायालय करेगा कि संविधान में क्या क्या शामिल है और संविधान के अंतर्गत क्या क्या आता है। एक मिनट रुकिए।
तो ये क्या है, न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। अब जैसे एक बात आता है, एक निर्णय होता है कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस में, जो कब का है, 1950 का है। कौन सा है, गोपालन बनाम मद्रास राज्य। कौन सा है, गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस कब का है, 1950 का है। मतलब यहां पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या करी और सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत भारत को एक लोकतांत्रिक संविधान देने की व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक लोकतांत्रिक संविधान देने की व्यवस्था की गई है। एक लोकतांत्रिक संविधान देने की व्यवस्था की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा एक बात और बोली और कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान का जो आर्टिकल 21 है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 21 के मार्गदर्शन हेतु संविधान की प्रस्तावना आवश्यक है। जो संविधान का अनुच्छेद 21 है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, तो उसके मार्गदर्शन के लिए संविधान की प्रस्तावना आवश्यक है। और जो संविधान की प्रस्तावना नैसर्गिक न्याय या फिर प्राकृतिक न्याय को, नैसर्गिक न्याय और प्राकृतिक न्याय के मार्गदर्शन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके मार्गदर्शन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसको लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि संविधान के अनुच्छेदों विशेषकर अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकार, जैसे जीवन जीने का अधिकार, इसके तहत नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसके अनुच्छेदों विशेषकर अनुच्छेद 21 में जो है जीवन जीने की स्वतंत्रता, इसके तहत नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए तथा प्रस्तावना के मार्गदर्शन में इनकी व्याख्या होनी चाहिए। प्रस्तावना के मार्गदर्शन में इसकी व्याख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ। अब बात आ जाएगी आखिर प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय क्या होता है। तो प्रकृति के द्वारा हमको जो अधिकार मिले हैं वो हमको प्राप्त हों, ये क्या होता है, नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको जीवन जीने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, जीवन रक्षा का अधिकार है, ये सब क्या है, प्राकृतिक न्याय है। ठीक है, तो ये क्या है, प्राकृतिक न्याय। अब यहां पर हम देखते हैं एक, जैसे हमने देखा कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस कब हुआ था, ये 1950 में। अब इसकी व्याख्या कौन कर रही है, इसकी व्याख्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट। मतलब संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको मिला है, सुप्रीम कोर्ट को मिला है। ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट देख लीजिए, इसका जो दूसरी बार फिर क्या हुआ, 1960 में एक बेलूबाड़ी बनाम भारत संघ का केस आया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है और प्रस्तावना किसी भी शक्ति या सत्ता का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है और यह किसी भी सत्ता या शक्ति का अंतिम स्रोत नहीं है। मतलब संविधान के माध्यम से
हमें जो भी प्राप्त होगा उसका स्रोत प्रस्तावना के को नहीं मान सकते। मतलब संविधान के द्वारा हमें जो भी प्राप्त होगा उसका स्रोत प्रस्तावना को नहीं मान सकते। ठीक है। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले में बेरूबारी बनाम भारत संघ, बेरूबारी बनाम भारत संघ, इसमें ये भी बोल दिया था कि जो प्रस्तावना है संविधान के मन मस्तिष्क को और प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के, जो संविधान निर्माण कर रहे थे, संविधान निर्माताओं के जो दृष्टिकोण है या उनकी मन स्थिति को जानने में सहायक होगा कि उनके मन में आके क्या चल रहा था उसको जानने में सहायक होगा। और ये बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है। तो दूसरा केस क्या था? जो दूसरा केस था लिख लीजिए, जो बेरूबारी बनाम भारत संघ। कौन सा था? बेरूबारी बनाम भारत संघ, भारत संघ, जो कब हुआ था? 1960 में। तो इसमें क्या कहा था? इसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और यह भी कहा था कि प्रस्तावना किसी भी शक्ति या सत्ता का स्रोत नहीं है, किसी भी शक्ति या सत्ता का स्रोत नहीं है। और इसको लिख लीजिए, पहला पॉइंट, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। दूसरा पॉइंट, प्रस्तावना किसी भी शक्ति या सत्ता का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना किसी भी शक्ति या सत्ता का स्रोत नहीं है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क को, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क को या उनकी मन स्थिति को जानने में सहायक होगा, या उनकी मन स्थिति को जानने में सहायक होगा। मतलब संविधान निर्माताओं के मन में आखिर क्या चल रहा था उनको जानने में सहायक होगा। क्या? संविधान की प्रस्तावना। अब इसके बाद एक बहुत ही जाना पहचाना केस है, बहुत ही प्रसिद्ध केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है। कौन सा केस है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 का केस है। कौन सा है? लिख लीजिए, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973। ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो यहाँ पर हम थोड़ी देखेंगे और बाकी हम इसको बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे इसके वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया, और जो निर्णय हुआ था बेरूबारी बनाम भारत संघ के केस में, उसके निर्णय को पलट दिया और यह बोला कि प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान का अभिन्न अंग है। ये तक बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो संविधान की प्रस्तावना है संविधान का अभिन्न अंग है, और ये किसी सत्ता या स्रोत, और साथ में इसने ये तक बोल दिया कि जो बेरूबारी बनाम भारत संघ है उसको थोड़ा समर्थन बोल दिया। मतलब उसका कुछ निर्णय पलट दिया और थोड़ा समर्थन बोला कि यह किसी सत्ता या शक्ति का स्रोत तो नहीं है, परंतु संविधान के उद्देश्य और उसकी दिशा का निर्धारण करता है। जो संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान का उद्देश्य और उसकी दिशा का निर्धारण करता है। मतलब ये बताता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, वो किस चीज को निर्धारण करने वाला है। ठीक है। और ये तक बोल दिया। तीसरा पॉइंट एक और है, जैसे इसमें क्या बोल रहा था कि संविधान के प्रावधानों, जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना संविधान के प्रावधानों और उसके सभी पहलुओं को, उनके सभी पहलुओं की व्याख्या करने में सहायक होगा या फिर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है,
न्यायपालिका भी जब कोई डिसीजन लेने में जब असमंजस में फंस जाती है, निर्णय नहीं ले पाती है, तब संविधान की प्रस्तावना को पढ़ती है, समझती है, उसके बाद अपने विचार देती है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसको क्रम में याद रखिए, 50, 60, 73। ठीक है, कभी कभी क्रम में भी पूछ लेते हैं यूपीएससी वाले। जैसे यहां पे लिख लीजिए पहला पॉइंट कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। पहला पॉइंट, संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। दूसरा पॉइंट, यह किसी सत्ता या शक्ति का स्रोत, यह किसी भी सत्ता या शक्ति का स्रोत तो नहीं, यह किसी भी सत्ता या शक्ति का स्रोत तो नहीं, परंतु संविधान के उद्देश्य और उसकी दिशा का निर्धारण करता है। यह किसी सत्ता या शक्ति का स्रोत तो नहीं, परंतु संविधान के उद्देश्य और उसकी दिशा का निर्धारण करता है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि संविधान के प्रावधानों या संविधान के प्रावधानों एवं उसके सभी पहलुओं की व्याख्या में, यह संविधान के प्रावधानों और उसकी सभी पहलुओं की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके सभी पहलुओं की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चौथा पॉइंट लिख लीजिए। चौथा पॉइंट नहीं, इसके बाद एक अगला केस आ रहा है। जैसे अभी तक हमने 3 केस देखे, अब एक केस है पीए इनामदार। एक केस है पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। पीए इनामदार, पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र, पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य केस कब का था? यह था 2005 का। पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस था। इसमें यह बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना में जो दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इससे संबंधित लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है, जो प्रस्तावना में जो दिए हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता से संबंधित लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है, तो राज्य व्यवस्था को शिक्षित एवं योग्य होना होगा। तो लिख लीजिए पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य केस 2005। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता से संबंधित लक्ष्य, प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता से संबंधित लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है, इनसे जुड़े लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था को शिक्षित एवं योग्य होना होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था को शिक्षित एवं योग्य होना होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध केस है IR किल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य। कब का है? 2007 का। कौन सा है? इसको लिख लीजिए IR किल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य जो कब का था? यह केस था 2007 का। IR किल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य, ये कब का था? 2007 का था। तो इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना एक नियंत्रित संविधान, जो संविधान की प्रस्तावना है एक नियंत्रित संविधान है जिसकी रचना संसद ने नहीं की है, जिसकी रचना संसद ने नहीं की है,
और यह संविधान का अभिन्न अंग है। इसको लिख लीजिए कि आईआर किल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य, आईआर किल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के केस में, आईआर किल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना एक नियंत्रित संविधान है। संविधान की प्रस्तावना एक नियंत्रित संविधान है जिसकी रचना संसद ने नहीं की है, जिसकी रचना संसद ने नहीं की है। वस्तुतः यह संविधान का अभिन्न अंग है। वस्तुतः यह संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ केस को देकर हमने इसको मान्यता दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी कि देखो सुप्रीम, हम जैसे अब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें इनका निष्कर्ष देके, इनका उदाहरण देके हम अपने आंसर को प्रामाणिक बनाएंगे, उनको प्रामाणिकता देंगे। तो हम ऐसे इसका जिक्र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि संविधान की प्रस्तावना, उसका अर्थ देखा और महत्व देखा और उसकी संवैधानिक स्थिति देखी। अगली क्लास में हम देखेंगे कि प्रस्तावना के जो उल्लिखित विशेष शब्द हैं जैसे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, बंधुता, अखंडता, एकता, ये आखिर ये शब्द क्या हैं, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने